आज मोदी साहब का घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी 24 उसमें गारंटी है। 24 में से एक जगह भी अब सामाजिक न्याय और आरक्षण शब्द का मुझे जो है आप रेफरेंस हवाला बता दीजिए। इंटेंशन उनका साफ है और इंटेंशन साफ है कि वो संविधान को मानने वाले हैं नहीं। कहने के लिए वोट लेने के लिए जो कहते रहें। कुछ हमारे दलित भी हनुमान बन के उछलते रहते हैं। वो आरएसएस बीजेपी समझ गया है कि सबको व्यक्तिगत मुक्ति चाहिए, एक टिकट दे दो, एक मंत्री बना दो, एजेंडा से इसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन पढ़ा लिखा है ही नहीं, वो अपने मंत्री लाल बत्ती में पागल रहता है। आज भी कोई भी दलित जाति 90% वोट योगी को नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण जाति करती है, राजपूत जाति करती है, अपर कास्ट करता है 80 से 90%। कौन दलित जाति ऐसा करती है? कौन ओबीसी करती है? जो सत्ता में है वो बहुत बड़ा ठग है, और ये ठगी जो है सो सिर्फ उनके अधिकारों के साथ नहीं हो रहा है, उनके सम्मान के साथ हो रहा है, और उनके आने वाले पुश्तों के लिए वही व्यवस्था कायम की जा रही है जिससे हम निकल कर, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कई लोगों के इतने संघर्ष के बाद हम उस जगह पे पहुंचे थे। जो मोदी को नहीं मानता, जो कमल के साथ नहीं है, जो आरएसएस के साथ नहीं है, हमारे एजेंडे के साथ नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, जातियों में बटी जनता एक राष्ट्र नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि कई बार प्रथाएं जो है कानून से ज्यादा पावरफुल होती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो संविधान है, भारतीय संविधान। क्योंकि भारतीय संविधान ने देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया, वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो। उसके पहले हम सब बराबर नहीं थे। कोई जमींदार था, कोई सवर्ण था, कोई दलित था, कोई अछूत था, कोई अलग अलग जातियां थी, अलग अलग चीजें थी, और सबके अधिकार बराबर नहीं थे। तो भारतीय संविधान बड़ा महत्वपूर्ण संविधान बना। और इस संविधान से जब जब संविधान पे बात करते हैं तो बरबस याद आ जाते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इसलिए कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और पूरा जो प्रारूप था वो बाबा साहब की तरफ से डिजाइन किया हुआ था। उसमें ढेर सारी जो चीजें थी वो बाबा साहब की तरफ से थी। और बाबा साहब जो है केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि विद्वान थे। कई सारी डिग्रियां थी, अमेरिका में पढ़े थे, लंदन में पढ़े थे, मुंबई में पढ़े थे, और वो समाज को लेकर के उनका एक मानवीय दृष्टिकोण था। वो जातियों में नहीं सोच रहे थे। भले उसको हमारे आजादी के बाद हमने उनको दलितों का नेता बता दिया, लेकिन वो दलितों के नेता नहीं थे, वो मानवीयता के नेता थे। सबके लिए बराबरी की बात करते थे। महिलाओं को जो अधिकार मिले हुए, हालांकि वोटिंग राइट उस समय मिल गया था, लेकिन जो संपत्ति में अधिकार मिले वो बाद में मिले। और संपत्ति में अधिकार हिंदू कोड बिल जब लागू हो रहा था तो वैसे लागू नहीं किया जा रहा था जैसे वो बाबा साहब चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफा तक दे दिया था, कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि वो जब चुनाव लड़े तो हार गए दोनों बार। हम जिस इलाके में हम रहते हैं, नॉर्थ मुंबई है, उत्तर मुंबई का इलाका है, इसी इलाके से लड़े थे वो चुनाव, और वो हार गए थे। लेकिन जो वो दे गए भारतीय संविधान, वो अनुपम है, और किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि पूरे भारत के नागरिकों के लिए है। और नागरिकों से भी मैं आगे बढ़ जाऊं तो पूरी मानवीयता के लिए है, पूरी धरती के लिए है कि देखो ऐसा संविधान होना चाहिए। क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसमें दुनिया के तमाम संविधानों का जो कहें, अगर सही एक गवई भाषा में कहें तो मलाई जो है वो मलाई भारतीय संविधान में दर्ज है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब से ये खतरा लगातार बना हुआ कि संविधान को बदलना चाह रहे हैं। और अब तो उनके सांसद बोलने लगे हैं कि 400 पार चाहिए। 400 पार इसलिए चाहिए कि संविधान बदलना है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं हम संविधान बदलना नहीं चाहते हैं, और उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी होते तो संविधान नहीं बदल पाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के जुमले, उनकी कथनी और करनी, दोनों में भारी अंतर है, और वो अंतर साफ साफ दिखाई पड़ता है कि आप देख लीजिए संविधान से। वो कहते तो हैं कि संविधान है इसलिए मोदी प्रधानमंत्री बना, लेकिन संविधान को मानते कहाँ हैं? तो व्यक्तिवाद में घुसे हुए हैं, वो राम में लगे हुए हैं, और कह रहे हैं कि राम का हमने राजनीतिक इस्तेमाल नहीं किया है।
लेकिन वही कर रहे हैं। संविधान के नाते जो नागरिकों को अधिकार देना था, वो नागरिकों के अधिकार धीरे धीरे छीन रहे हैं। प्रेस को जो अधिकार मिले हैं वो छीन रहे हैं। कितनी घटनाएं हो चुकी, जब यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए, चैनलों को एकदम गोदी मीडिया बना दिया गया है, गटर मीडिया बना दिया गया है, सब जगह एक अधिकार स्थापित कर लिया गया है। और अब जो 400 पार का नारा दिया जा रहा है वो इसलिए कि संविधान बदलना है। संविधान क्यों जरूरी है और भारतीय समाज जो है वो क्यों उनके साथ जाके खड़ा हो जाता है। एक बड़ा वर्ग जो संविधान बदलने की बात करते हैं, जो मनुस्मृति की बात करते हैं, जो श्रेष्ठतावाद की बात करते हैं, और ये भूलना जरूर आसान नहीं है और भूलना भी नहीं चाहिए हमको कि मनुस्मृति जो है, श्रेष्ठतावाद जो है, उसको बाबा साहब ने जलाया था। ये भी भूलना आसान नहीं है और नहीं भूलना चाहिए कि बाबा साहब ने कहा था कि हम हिंदू धर्म के भीतर भले जन्म हमने लिया है, लेकिन हम हिंदू धर्म के तहत हम मरेंगे नहीं। और उन्होंने बुद्धिज्म स्वीकार कर दिया था। क्यों स्वीकार किया था ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम बात करेंगे बाबा साहब पर, बात करेंगे भारतीय संविधान पर और बात करेंगे भारतीय समाज पर। और हमारे साथ हैं फिलहाल 3 प्रोफेसर। हमारे साथ हैं डॉक्टर सूरज मंडल। सूरज भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कालीचरण स्नेही जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। और हमारे साथ है प्रोफेसर रतन लाल। रतन भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। आप तीनों प्रोफेसर हैं। एक लखनऊ यूनिवर्सिटी में थे, रिटायर हुए हैं स्नेही साहब। डॉक्टर सूरज मंडल और रतन लाल जी जो है अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और ये तीनों शख्स जो हैं, अंबेडकर की बात हो, संविधान की बात हो या भारतीय समाज की बात हो, बेहतरीन तरीके से समझते हैं। इसलिए हमने सोचा कि आज जो बाबा साहब के बहाने अगर हम बात कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, तो हम अपने समाज को भी समझे, अपने भारतीय संविधान को भी समझे। और जो भारतीय संविधान को हटाने के मंसूबे के साथ जो आए हैं, उनका क्या होने वाला है। चूंकि 2024 का चुनाव है और ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है, तो उस पर भी हम बात करें। सबसे पहले मैं रतनलाल जी, मैं आप ही से बात करता हूँ। और ये जो हमने शीर्षक लगाया है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान और भारतीय समाज, आज कैसे याद किया जाना चाहिए और क्यों याद किया जाना जरूरी है। जी इसलिए याद किया जाना जरूरी है कि जो शंकाएं डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के समक्ष रखी थी, वो शंकाएं जो है वो धीरे धीरे दिख रहा है। देखिए, आपने कहा कि भाई पहली बार कानून के नजर में समान हुए संविधान बनने के बाद, तो समझिए संविधान का बनना मनुस्मृति पर रॉकेट से हमला था, है ना। संविधान बनना जो है ना, एक तरह से रॉकेट से हमला था मनुस्मृति। और लेकिन समाज जो है ना, समाज लैब नहीं होता है, उसको बदलने में टाइम होता है। उसमें जातियां भी रही, उसमें वर्ग भी रहे, उसमें राजा भी रहे, जमींदार भी रहे, सब लोग रहे, जातियां रही। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं, जातियों में बटी जनता एक राष्ट्र नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी कहा था कि कई बार प्रथाएं जो है कानून से ज्यादा पावरफुल होती हैं। प्रथाएं जो है कानून से ज्यादा पावरफुल होती हैं। अब बच्चा स्कूल में जाता है, उसको कौन सिखलाता है किसके साथ बैठना है, किसके साथ उठना है, कौन कौन जात का है, कौन सिखलाता है? घर ही सिखलाता है ना। तो जो सपना डॉक्टर अंबेडकर का था कि भाई एक मॉडर्न रिपब्लिक बनाना है, समता, बंधुता, न्याय, जो उनका मूल उद्देश्य था, और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज स्वाभिमान। उन्होंने कहा था ना, जब गांधी से मुलाकात हुई थी, कि कोई भी स्वाभिमानी दलित इस देश पे गर्व नहीं करे। उन्होंने कहा था ये बात, आई हैव नो होमलैंड। तो ये बताइए, जो आरएसएस संविधान जब लागू हुआ, उसके 4 दिन पहले ऑर्गेनाइजर में लिख रहा है कि ये संविधान हम नहीं मानते। तो उससे अपेक्षा करना, उससे ये उम्मीद करना कि वो समता, बंधुता, न्याय और गणराज्य, भारतीय रिपब्लिक में विश्वास करेगा, ये समझना ही एक तरीके से बिल्ली से दही की रखवाली करने का उम्मीद करना है। इनका जो आदर्श ग्रंथ है वो है मनुस्मृति। मैंने अभी एक शो में कहा है कि कभी सीधे घोषणा नहीं हो जाए कि हम संविधान बदल रहे हैं। संविधान बदलने का मतलब है उसके संवैधानिक प्रावधान जितने हैं उसको आप डिफंक्ट कर दीजिए। आप कोर्ट जाइए, थाने जाइए, कलेक्टर के यहाँ जाइए, आपके काम नहीं होंगे।
जो पब्लिक सेक्टर यूनिट से, जो पब्लिक जो स्कूल कॉलेज, सरकारी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, मेडिकल कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज से गरीब बच्चे भी पढ़ पढ़ के वहां बड़े बड़े साइंटिस्ट बने, कलेक्टर बने, जज बने, सब बने, सभी जाति धर्मों के। क्या ये भारतीय जो गणराज्य है, रिपब्लिक है, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार मुहैया करवा रहा है सबको कि छीन रहा है? ये फंडामेंटल है, छीन रहा है वो। तो मोदी जी जो बात कह रहे हैं ना कि संविधान कोई नहीं बदल सकता, तो ये सवाल उलट के पूछिए, या आपके नेता चुनाव प्रचार में जो कह रहे हैं कि 400 पार संविधान बदलेंगे, कुछ कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, उसमें से कितनों का टिकट आपने काटा है, कितनों पे एक्शन लिया है? धर्म संसद में साधु गांधी को गाली दे रहे थे, गांधी अंबेडकर में तीखे मतभेद थे, लेकिन कभी एक दूसरे के लिए शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया। गाली दे रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की घोषणा हो रही है, कितने लोगों पे एफआईआर हुआ? संसद के सामने पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे संविधान की प्रतियां जला दी गई, कोई गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं। जिस तरीके से जो डाइसेंटिंग वॉइसेस हैं उसको सप्रेस करने के, चाहे सिविल सोसाइटी के हो, इंडिविजुअल हो या पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह से डाइसेंटिंग वॉइस को जिस तरह से सप्रेस किया जा रहा है, क्या संविधान ये कहता है? अब देखिए, अब पूरा ओपोजिशन पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिया, सीबीआई, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो संविधान के अनुरूप काम कर रहा है। विश्वविद्यालय जो है, क्या जो साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ उसको होना चाहिए हो रहा है? यहाँ आरएसएस की शाखाएं लग रही हैं। तो इसलिए जिनकी आस्था कभी संविधान में नहीं थी, उनसे उम्मीद करना वो अंबेडकर को मानेंगे या संविधान की रक्षा करेंगे, मैं समझता हूँ कि कुछ ज्यादा अपेक्षा करना है। ये नहीं मानते हैं, इनका बस चले तो संविधान और अंबेडकर दोनों को मिट्टी में मिला दें, लेकिन चूंकि वोट लेना है तो वोट के समय तो बाबा साहब याद आएंगे ही ना। इसलिए मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि अपना रिश्तेदार भी खड़ा हो, बाप बेटा भाई कोई रिश्तेदार, जात तो दूर की बात है, तो उसको भी जेब से पैसा खर्चा करके हरवाइए, हम तो जाएंगे हरवाने। क्योंकि सवाल यहाँ इंडिविजुअल का नहीं है, सवाल किसी के एमपी एमएलए मिनिस्टर बनने का नहीं, सवाल है कि पूरे सोसाइटी के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आरएसएस बीजेपी से इंडियन रिपब्लिक को खतरा है, पूरे समाज को खतरा है, सबकी हकमारी हो रही है। क्या क्या हुआ 10 साल में देखा नहीं? रामराज उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए क्या क्या हो रहा है। अब तो पुलिस वाले जो है, अब टीका चंदन लगा के, अब ड्रेस भी उनका पुलिस का ड्रेस पहनना जरूरी नहीं है, धोती उती पहन के जाएंगे मंदिर में सुरक्षा करने। तो क्या हो रहा है? तो सेकुलर इंस्टीट्यूशन किस तरह से काम कर रहा है? तो ये सारे सवाल। जी तरन जी, मैं आता हूँ प्रोफेसर साहब आपके पास। प्रोफेसर कालीचरण स्नेही साहब, 75 साल हुए हमारे देश को। जो रतनलाल भाई ने भी बतलाया, कानून की नज़र में सब बराबर थे, किसी जाति के हों, किसी धर्म के हों। और हमारे समाज में तमाम तरीके के लोग हैं, जमींदार भी हैं, गरीब भी हैं, भूमिहीन हैं, सब हैं, तमाम। और हर समाजों की एक मानसिकता है। और हम देख रहे हैं कि क्या आपने तो इतना समय पढ़ाया भी, उसके अलावा काफी कुछ देखा है आपने, ये समझाइए हमको कि भारतीय समाज में आपको क्या वो परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है? ये जो 400 पार लेके जाना चाह रहे हैं, और जो इतनी भीड़ है इसमें 400 पार जाने वाले लोगों में, जिस तरह से उनको समझाया जा रहा है, जिस तरह से उनको पढ़ाया जा रहा है, जिस तरह से उनको गुमराह किया जा रहा है, वो सारी बातें हैं। कहाँ ये गड़बड़ी दिखाई पड़ती है? समाज में गड़बड़ी है, क्योंकि संविधान को वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। पूरा समाज संविधान समझ नहीं पा रहा है। वो आज भी गिनाने लगता है कि बाली में क्या हुआ, कंबोडिया में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या हुआ, वो सब गिनाने लगते हैं। इतिहास के उन पन्नों को उखाड़ के ले आते हैं जो पन्ने गायब हो गए, या जिन पन्नों का कोई प्रासंगिकता उसकी नहीं है। लेकिन जो पन्ने सबसे ज्यादा प्रासंगिक हैं संविधान के, उस पर चर्चा करते समय गुम हो जाते हैं। तो समाज का क्या स्वरूप है? क्यों समाज ये उसको एक्सेप्ट करने से अभी भी कतरा रहा है, या संविधान को अपना धर्म ग्रंथ, या कहिए कि अपनी जीवन शैली में शामिल नहीं कर पा रहा है? देखिए, एक तो आज अंबेडकर जयंती के अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को, मित्रों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और आशा करता हूं कि हम सब संविधान को बचाने में कामयाब होंगे। बाबा साहब के मिशन को, आप जैसे हम जैसे लोग, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने का मतलब है लोकतंत्र को आगे बढ़ाना। आपने जो सवाल उठाए हैं, आपने जिज्ञासा जो प्रकट की है, उसको ठीक है। देखिए, समाज में क्या चल रहा है, देखिए असल में भारतीय समाज जो है विविधता मूलक है।
जाति पर आधारित है, धर्म पर आधारित है, पंथ पर आधारित है, संप्रदाय पर आधारित है, ट्रेडिशन पर आधारित है। हमारे साथी प्रोफेसर रतन लाल जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से चीजों को स्पष्ट कर दिया है। मैं उसमें कुछ चीजें और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, भारतीय समाज का मत असल में जो है कि जो भारतीय समाज का जो संपन्न तबका है, वो एक माहौल बनाने का काम करता है, वो माहौल बनाने की कोशिश करता है। लेकिन ये सही बात है कि वो इतना अल्पसंख्यक है कि वो अपने बलबूते पर सत्ता में नहीं पहुंच सकता है, लोकतंत्र में वो काबिज नहीं हो सकता है। इसलिए वो सिगुफेबाजी करके उन लोगों को गुमराह करता है जिनका उसने हजारों साल तक शोषण किया। वो इस तरह की शब्दावली करता है, इस तरह के प्रतीक करता है, इस तरह की चीजें डोमेन में लाता है कि लगे कि यही हमारे पालनहार हैं। देखिए, शोषक कभी शोषित का हकदार वो नहीं हो सकता है, हितकारी नहीं हो सकता है। देखिए, भारतीय समाज का जो ताना बाना है, बाबा साहब ने 1952 में के दिसंबर महीने में पूना की डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी में एक भाषण देते हुए आगाह किया था कि लोकतंत्र में क्या खतरे हैं, लोकतंत्र किस तरह से परिपक्व होगा। तो उन्होंने वाल्टर एटीएल का एक जो कोटेशन था उसको कहा था, और अब्राहम लिंकन साहब को उन्होंने कहा था कि उनकी दृष्टि में ये है कि जो है जनता के द्वारा जनता के लिए चुना हुआ शासन लोकतंत्र है। लेकिन वो कह रहे थे कि वो जो सोसाइटी थी, अमेरिकन सोसाइटी थी, उसकी बात अलग है, भारतीय सोसाइटी जो है अलग प्रकार से है। तो उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं चाहता हूँ, मेरी दृष्टि में लोकतंत्र क्या है, तो वो कहते थे कि खून की एक बूंद बहाए बगैर सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन या क्रांति लाना लोकतंत्र है। खून की एक बूंद बहाए बगैर, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ राजे रजवाड़े हैं, तमाम संपन्न लोग हैं, साधन संपन्न है, उनके पास सब कुछ है। हमने संविधान में जो नागरिक अधिकार दिए हैं अपने लोगों को, लेकिन सामाजिक तौर पर इन्हें स्वीकारता नहीं है और लंबे समय तक नहीं मिलेगी। हम अभी भी देखते हैं किस तरह से डिप्रेस क्लास को जाकर के नजरअंदाज किया जाता है, अपमानित किया जाता है पग पग पर। तो आगाह करते ने 3-4 बातों को कहा था। वो कह रहे थे कि देखिए, हम लोकतंत्र तभी मजबूत कर सकते हैं कि लोकतंत्र देश के रूप में तभी सफल हो सकते हैं जब हम संवैधानिक संस्थाओं का आदर करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी, उन्होंने कहा कि हम जो है व्यक्ति पूजा को किस तरह से नकारें। यदि हमने व्यक्ति पूजा को अपना लिया तो हम राजतंत्र में बदल जाएंगे, क्योंकि राजा की कोई निंदा नहीं कर सकता, आलोचना नहीं कर सकता। वो ईश्वर का प्रतिनिधि है, वह दैवीय सिद्धांत के आधार पर उसके मुख से निकला हुआ वाक्य ही कानून है। तो जनता के लिए कोई कानून नहीं, उसके मुख से जो निकल गया वही कानून है। तो बाबा साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में आप किसी को इतना मजबूत मत बना दीजिए या इतना मजबूत कोई ना समझे कि वो आलोचना से बाहर हो जाए। और आज हम देख रहे हैं ये खतरा कि आज जाकर के खासकर आरएसएस के और भाजपा के नेताओं को या माननीय मोदी जी को आप यदि क्रिटिसाइज करिए तो लगता है कि जैसे देश को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। वो कहते हैं कि जो मोदी को नहीं मानता, जो कमल के साथ नहीं है, जो आरएसएस के साथ नहीं है, हमारे एजेंडे के साथ नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही है, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। उन्हें देशभक्त चाहिए। यहाँ ना भगवान की आवश्यकता, ना भक्तों की आवश्यकता है। यहाँ लोकतंत्र में एक चुने हुए संवैधानिक प्रधानमंत्री की आवश्यकता है जो संविधान में आस्था रखता हो, ना कि गीता में आस्था रखता हो, ना कि पंडे पुजारियों में आस्था रखता हो, ना कि डुबकी लगा करके द्वारिका में दर्शन करने के लिए जाता हो या जाकर के मुख्य वहां जाकर के राम मंदिर में शिलान्यास में और उद्घाटन समारोह में बैठता हो। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री का चरित्र नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र का है, ये राजाओं का चरित्र है जो गढ़ा जा रहा है। तो ये एक भयानक चाल है। दूसरा, इन्होंने एक नारा दिया था पहले कि कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापक फैला के इस देश में लंबे समय तक शासन किया, संवैधानिक संस्थाओं को खड़ा किया। हम जैसे लोग तैयार हुए और जाकर के इस हैसियत में आए कि आज हम डिबेट करने की हैसियत में हैं। तो कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब था कि विपक्ष नहीं चाहिए। और विपक्ष कौन नहीं चाहता? राजा, तानाशाह, वो विपक्ष नहीं चाहता। जबकि बाबा साहब ने पूना में ये कहा था कि विपक्ष बहुत जरूरी है, और यही कारण है कि भारतीय संविधान में प्रतिपक्ष के नेता को इतना ताकत दी गई है, उसको कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया गया है, वेतन भत्ते दिए गए हैं, उसको सम्मान। तो वो बाबा साहब की ये जो चिंता थी, इसको टारगेट किया जा रहा है बहुत पहले से ही। कहा कांग्रेस में विपक्ष नहीं चाहिए। बाबा साहब ने उदाहरण दिया था ब्रिटेन का कि एक बार ऐसा हुआ कि 650 की हाउस ऑफ कॉमन्स में वहां केवल 50 सदस्य ही विपक्ष के चुन करके आए। तो जो चुने हुए सत्ता में आए थे उनके लिए चिंता बनी कि यार होगा क्या, ये तो बहुत मुश्किल हो गया, हमारे पास विपक्ष ही नहीं है, ये तो बड़ी परेशानी का सबब हो गया। तो उन लोगों ने उन्होंने ये कहा कि भाई आप जो है पूरी ताकत के साथ रहिएगा
और जहां हमें एक्सरसाइज करना है करिएगा, नहीं तो हम लोकतंत्र हम ब्रिटेन में नहीं बचा पाएंगे। तो ये एक बड़ी चिंता बात तो ये है कि भाई आप जो है विपक्ष में बोलने का मतलब ही है कि आप जो है, जबकि विपक्ष की आवाज का जनता की आवाज है, वो नागरिकों की आवाज है, जो सत्ता में किसी तरह से मद में चूर हो करके, अपने एजेंडे में चूर हो करके, मनुस्मृति में चूर हो करके जो संविधान से बाहर है, उनको कौन राह पर लाएगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि प्रतिपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और यहाँ प्रतिपक्ष का मुक्त ही किया जा रहा है, केवल हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। 400 का मतलब साफ तौर पर है, कितने लोग बचते हैं, कितनी स्थानीय पार्टियां, तो वो चाहते हैं कि विपक्ष रहे लेकिन टुकड़ों में रहे, कोई 4 सदस्य, कोई 3 सदस्य, कोई 5 सदस्य। तो जैसे पिछले पार्लियामेंट में विपक्ष प्रतिपक्ष के नेता को संवैधानिक रूप में दर्जा नहीं दिया गया था। ये किसी लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं थी। भारत का समझ लीजिए पतन, लोकतंत्र का पतन 19 की पार्लियामेंट से ही चालू हो गया, जब हमारे नागरिकों ने प्रतिपक्ष को मजबूती के साथ पार्लियामेंट नहीं भेजा। ये बड़ा संकट है। बाबा साहब ने कहा था कि संवैधानिक जो संस्थाएं वो उनका रहा, तो वो जाति को अवरोध, जैसा कि रतनलाल जी ने कहा कि जाति सबसे बड़ा अवरोध है। और जाति किस पर खड़ी है? धर्म पर। धर्म किस पर खड़ा है? धर्म शास्त्रों पर। तो बाबा साहब ने कहा था कि जाति को नष्ट करना है तो धर्म को नष्ट करना होगा, लेकिन धर्म को नष्ट कैसे करेंगे? धर्म को नष्ट करने के लिए धर्म शास्त्रों पर आपको हमला करना पड़ेगा। क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं? संविधान के रहते हम गीता को राष्ट्रीय पुस्तक घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं, रामचरितमानस के टीवी पर और रेडियो पर नित्य पारायण हो रहे हैं। क्या ऐसा हम हदीस की या किसी आयतों को सुना सकते हैं? या तो ये एक बड़ा मसला है कि आप एक लोकतांत्रिक देश में अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं लगातार 10 साल से, और तीसरी बार आप चाहते हैं, एक और तो आप प्रेसिडेंशियल की ओर बढ़ रहे हैं, अमेरिकी मॉडल को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अमेरिकी मॉडल में जो जॉर्ज वाशिंगटन वहां के पिता की तरह माने जाते हैं, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है अब्राहम लिंकन साहब का है। जॉर्ज वाशिंगटन साहब को जब चुना गया पहली बार राष्ट्रपति, तो वो ठीक है, उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरी बार जब बात आई, मैंने पहले भी चैनल में एक में कहा है, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं लोकतंत्र चाहता हूं, क्योंकि आप किसी दूसरे को मौका दीजिए, हमारा संविधान, उसके तहत हम हमारे को जो भी लोग होंगे वो काम करेंगे। लेकिन मान मनोबल के बाद वो माने बड़ी मुश्किल से दूसरी बार चुन लिए गए। तीसरी बार उनसे फिर आग्रह किया गया, उन्होंने कहा किसी भी कीमत पे नहीं मानूंगा। और यहाँ अब की बार तीसरी बार, चौथी बार 47 तक का एजेंडा सेट कर दिया गया। मतलब यदि अमृत प्राप्त हो किसी को, तो वो कभी सत्ता से बाहर जाने ही ना पाए। तो ये और तो हम अमेरिका को आदर्श मानने की ओर बढ़ रहे हैं, हमारा मतलब जो मोदी मॉडल है, और दूसरी ओर उन्हीं के मॉडल में यह है कि दूसरी बार तीसरी बार नहीं। यदि सचमुच में आप आदर करते हैं लोकतंत्र का, तो मोदी जी को चाहिए था कि किसी अपने ही व्यक्ति को, अपने को मौका देते। वहां तो सारे लोगों को जो भी उम्मीदवारी के क्रम में आता है, ये भी लोकतांत्रिक एक मतलब, हमें उससे मतलब नहीं है कौन पार्टी में आता है जाता है, लेकिन पार्टियां भी लोकतांत्रिक कहाँ हैं? तो सबसे बड़ी है कि यदि लोकतंत्र पार्टी के अंदर नहीं होगा और वही पार्टी शासन में रूल करेगी, तो लोकतंत्र कहां से स्थापित हो जाएगा? मनुस्मृति के पोषक कभी नहीं चाहेंगे कि इस देश में लोकतंत्र बहाल हो, लोकतंत्र मजबूत हो। यही कारण है कि मोदी जी बार बार, यद्यपि देखिए संविधान के विरुद्ध पार्लियामेंट में ये जाकर के देखिए कुछ इस तरह के बिल कानून बनाए थे इन्होंने, अभी चंदे वाले को देखो जाकर कर दिया है, बैन किया है, मतलब सवालिया निशान सुप्रीम कोर्ट ने लगाए हैं। तो आप इस तरह के कानून ला रहे हैं जो संविधान के अनुसार उचित नहीं है। तो बहुमत का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर लें। तो बिल्कुल ठीक कहा कि 400 पार जो चाह रहे हैं, साफ तौर पे आप विपक्ष नहीं चाहते हैं, साफ तौर पे आप तानाशाही चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? जबकि मानवर कांसीराम साहब ने कहा था कि लोकतंत्र में हमें मजबूर सरकार चाहिए, नागरिकों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए मजबूर सरकार रहेगी तब हमें। तो ये हमें भय दिखाया जा रहा है कि सीमाएं खतरे में नहीं होती हैं, फैलाना नहीं होता है। अब सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं हम सब सुर्खियों में देखते रहते हैं। तो ये एक व्यक्ति को मजबूत तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन देश मजबूत कैसे होगा? हम देख रहे हैं सब चीज में मोदी की गारंटी। अरे भाई, मोदी जी भारत सरकार की गारंटी हो तब तो विश्वास किया सकता है, व्यक्ति की गारंटी का कोई महत्व नहीं है। तो ये बड़ा मसला है कि मोदी सरकार जो है, भाजपा सरकार नहीं, मोदी सरकार, मोदी मॉडल, भाजपा का मॉडल नहीं, मोदी मॉडल। तो ये जो लाया जा रहा है, व्यक्ति का मॉडल लाया जा रहा है, व्यक्ति को किया जा रहा है कि भाई ये बड़े हर बार
हर मंच पर ड्रेस बदली जा रही है। एक और वो कहते हैं गांधी हमारे गुजरात के थे। गांधी तो ये है कि ये कह रहे थे कि भाई जिस देश में नंगे नंगे और उघाड़े लोग हैं हम नहीं पहनेंगे। यहाँ 80 करोड़ लोगों को सरकार अपने दाना पानी पर दे रही है। तो आप बताइए 80 करोड़ लोगों को भक्त बना करके, गुलाम बना करके रखा गया हो, वहां लोकतंत्र कैसे पनपेगा? और बिल्कुल ठीक उनका जो अभी एजेंडा आया है, रतनलाल जी ने इंगित किया था अभी एक चैनल पर, मैं भी उसी को पोस्ट करता हूं कि इनके एजेंडे में सब वही चीजें हैं जो आरएसएस सेट करती है, जो संविधान के विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में है, तानाशाही के पक्ष में है। इनका कोई एजेंडा नहीं कि जाकर के दलितों के लिए क्या करेंगे। 80 करोड़ लोगों के लिए फिर 5 साल भोजन देंगे। मतलब गुलामी की जो रफ्तार है वो यही रहेगी और गुलामों को फिर दाना पानी देने की कोशिश की जाएगी। हम समझते हैं कि बहुत बड़ा खतरनाक दौर है। 1 जून तक का जो हमको ये अवसर मिला है नई सरकार चुनने का, बदलाव का, इसका हमने यदि उपयोग नहीं किया एक नागरिक के रूप में, हमें भक्त नहीं नागरिक बनना है। और नागरिक होगा तो उसके अधिकार होंगे, भक्तों के कोई अधिकार नहीं होते हैं। वो भगवान की इच्छा पर होता है कि भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। तो यहाँ उनके जो भगवान जो गढ़े गए हैं, जिनको विष्णु का अवतार भी कहा जा रहा है, तो एक लोकतांत्रिक देश में देखिए यूरोप ने बाल्टियर के समय भगवान को कह दिया कि भगवान था भी या ईश्वर था भी तो मर चुका, हमें ही इस देश को संभालना है। हमारे यहाँ भगवान को व्यक्ति में फिर प्राण प्रतिष्ठित किया जा रहा है। ये बड़ा खतरा है। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हम पीछे जा रहे हैं। तो पीछे ले जाने के लिए हमें यदि सरकार चुनना है तो भाई अच्छी बात है। तो दलितों को जब पीछे जाएंगे तो बिल्कुल सही कहा, कहाँ पहुंचेंगे हम? जो कौशल विकास ये जो लोग लाए हैं वर्ण व्यवस्था का, वही सब होने वाला है। तो बहुत खतरनाक समय है। बिल्कुल ठीक कहा प्रोफेसर रतनलाल जी ने कि भाई यदि कोई भाजपा का कैंडिडेट हमारे परिवार से भी है तो उसमें इसका मतलब नहीं है कि वो क्या है। हमें इस समय जो लोकतंत्र में आस्था नहीं रखते हैं, संविधान में आस्था नहीं रखते हैं, चुनाव आयोग किस तरह से बना लिया गया है पता ही नहीं चलता। इस देश में चुनाव लगता है सरकार के ही निर्देशन में पूरा चुनाव अभियान चल रहा है। जब बताइए गुजरात में केवल एक ही दौर में चुनाव हो रहा है, क्योंकि वहां तो निश्चिंत है, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन और जगह किस तरह से किया जा रहा है और किस तरह तो ईवीएम का उपयोग, दुरुपयोग, ये सब पूरा मसला है। तो हमें देखना है कि संवैधानिक संस्थाओं को बचाने के लिए सरकार को बदलना और सरकार को बदलने के लिए माहौल बनाना बहुत जरूरी है। जी जी, बहुत सही। डॉक्टर सूरज मंडल साहब, मैं आपके पास आता हूँ। और अभी जो प्रोफेसर कालीचरण और रतनलाल भाई ने कहा, दोनों में वो बातें उभर के आती है कि ये जो संविधान है उसने दलितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं सबको अधिकार दिए, सबको तमाम तरीके से संपन्न किया, सारे राइट्स दिए जो किसी जमाने में या कहिए मनुस्मृति में सिर्फ जो है सामंतवादी पुरुषों में है, या कहिए कि जो है सवर्ण पुरुषों में है। महिलाओं को भी वहां वो दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं पिछले 2 टर्म से, खास करके अगर हम बात करें 2014 और 2019 का जो दिखाई पड़ा है, उसमें ये हुआ है कि बहुजन ही पालकी ढो रहे हैं, महिलाएं ही उनके साथ खड़ी हैं। वो जो बता रहे थे स्नेही जी की संख्या में कम है, वो अब सत्ता में नहीं आ सकते, लेकिन सत्ता में अब लाने का काम, चूंकि लोकतंत्र में तो बहुमत बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी संख्या ज्यादा है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन इस पर बात होने के बजाय ये हो गया कि जो आपको गुमराह कर ले और बहुजन ही, दलित ही, वंचित ही, स्त्री ही उस व्यवस्था को लाना चाहती है जो संविधान के खिलाफ है, जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये क्यों हो रहा है? जी, मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। हाँ। पहले तो मैं आज अंबेडकर जयंती पर अपने साथियों को और जो हमारे सुनने वाले हैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हमारे साथ डॉक्टर रतनलाल बैठे हुए हैं। डॉक्टर रतनलाल अंबेडकर पर इतना अधिक शोध और इतनी अधिक काम कर चुके हैं, जो मैं समझता हूं कई बातें जो उन्होंने कही बिल्कुल सही कही, और सही नहीं चूंकि वो सामाजिक रूप से भी जुड़े हुए हैं पूरे नीचे तक। और जो प्रश्न आपने पूछा वो हमारे अनौपचारिक बातचीत में अक्सर उभर कर आता है। ये बात इन्होंने ये बोलते भी हैं कई जगह भी, और हम भी ये बात बोलते हैं कि हमारी जो हमें जो
अपमानित करने वाले लोग हैं। हमारे कंधों पे चढ़ के ही वो हम पर समझिए राज जो कर रहे हैं, वो हमारे सारे अधिकारों से हमें निकाल चुके हैं और समाज को शायद ये पता नहीं चल रहा है। लेकिन मेरी थोड़ी अलग सोच भी है और समझ भी है, क्योंकि मैं भी व्यापक रूप से पूरे राष्ट्र में अनेक जगह पर दौरा भी करता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ। 99% लोगों को पता चल गया है कि जो सत्ता में है वो बहुत बड़ा ठग है, और ये ठगी जो है सो सिर्फ उनके अधिकारों के साथ नहीं हो रहा है, उनके सम्मान के साथ हो रहा है, और उनके आने वाले पुश्तों के लिए वही व्यवस्था कायम की जा रही है जिससे हम निकल कर, और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कई लोगों के इतने संघर्ष के बाद हम उस जगह पे पहुंचे थे, वापस हमें वहां ले जाने के लिए षड्यंत्र बिछा हुआ। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि लोग नहीं समझ रहे हैं, लोगों के वोट को कैसे गलत ढंग से लिया जाए। और आप देख रहे हैं तमाम जो इलेक्शन प्रोसेस है, वोटर बनाने से लेकर वोटरों को निकालने तक, दलित हो या पिछड़े हो या आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो, उनको वोट नहीं देने दिए जाने तक, ईवीएम को गलत ढंग से लाए जाने पर वीवीपीएटी में परिवर्तन करके, और किस तरह से पर्ची आपको दिखेगी नहीं, अब 7 सेकंड के लिए रोशनी जलेगा, और 7 सेकंड में कौन वोट देके निकलता है उसको भी होश नहीं रहता है, वो बटन को ही देखता रह जाता है 7 सेकंड में। तो बाबा साहब के विचारों को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि जिस संविधान को आज हम लोग इतने सम्मान के साथ और जिसको बचाने की मुहिम और गुहार लगा रहे हैं भारत की जनता को, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो बाबा साहब के संघर्ष के साथ हुई है। जब 1904 में वो स्कूलिंग किए, उसके बाद उन्होंने, वो दलित समाज के कुछ ही लोग होंगे जो स्कूल पास किए, उसके बाद जिन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन किया, जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जाके पढ़े, शोध किए, उसके बाद जो उनकी किताबें आई, और खास तौर से जब उनको वीजा डिनाई किया गया था, जो एक उस पर भी उन्होंने वेटिंग फॉर वीजा करके किताब लिखी, उसके बाद डिप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को फॉर्म करना, संघर्ष करना अनटचेबल के लिए, और ऐसे समय में साहू जी महाराज के साथ एक डायस शेयर करना जहां अनटचेबल्स के लिए ही वो सम्मेलन बुलाया गया हो, जिसमें महाराष्ट्र के प्रतिष्ठित लोग, कई बड़े लोग शामिल हुए। तो ऐसे संघर्षों से निकलकर और फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो डुअल वोटिंग, और वो जो उनकी सोच थी कि दलितों के लिए अलग जो व्यवस्था होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज की, वो सोच के विपरीत किस तरह से उनको बाध्य किया गया, ये एश्योरेंस देने के साथ कि हिंदू समाज में उनको समावेश किया जाएगा, दलितों को उनको वो अधिकार दिए जाएंगे, और वो जो वायदा किया गया था, जो उनको आश्वासन दिया गया था, आज उनके मृत्यु के अनेक वर्ष बाद उसको वापस लेने की बड़ी साजिश है। और 2024 में ये साजिश शायद मुकम्मल हो, या अगर हमारा सौभाग्य हो, अगर हम अपनी लड़ाई ठीक ढंग से लड़ें तो उसको रोक सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि समाज के किन वर्गों को, देखिए सबसे अधिक जो कॉन्शियस समाज है वो जो सवर्णों के बाद है वो दलित समाज है। दलित समाज में व्यापक ढंग से पढ़ाई लिखाई हुई है, और चूंकि उनके पास जो संपत्ति के नाम पर कम थी, और बाबा साहब ने वो प्रावधान जो किया उसका फायदा लेकर आज पूरा एक जनरेशन जो कोट टाई पहन के खड़ा रहता है, जिसके पास अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूरी व्यवस्था है, और वो दलित संगठनों को बड़े पैमाने पर दान भी देते हैं, उनको चलाते हैं, और इस वजह से वो कॉन्शियसनेस का लेवल अधिक है। लेकिन जाति एक बड़ी चीज होती है, उनमें भी वो जाति वाला फैक्टर लाकर, और तब जो क्रीमी लेयर की बात बीजेपी करती है दलितों में, ये उन्हीं के बीच में मतभेद लाने की बात। दूसरी बात ये और ये नैरेटिव चलाया जाता है कि दलितों में एक अमुक समाज सब खा गया, या पिछड़ों में एक अमुक समाज आपका सब कुछ खा गया। आप पिछड़ों को कुछ दे ही नहीं रहे हैं। जो मंडल कमीशन लागू हुआ उसके अनेक 37 वर्ष बाद भी आज जो परसेंटेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन है ओबीसीज का, वो दलितों से भी कम है। यानी कि जो 27% पूरा होना चाहिए था, उसके जगह मात्र 12%, और क्लास 4 और क्लास 3 में इस तरह से है, सिविल सर्विसेज में 8% है,
जो अलग अलग आरटीआई में सामने आती है, जो उन रिपोर्ट के आधार पर मैं कह रहा हूं। तो उस समाज में एक बड़ा चीज है कि ओबीसी समाज धर्म भीरू समाज भी है और आरएसएस ने इसका बड़ा फायदा उठाया है। मैं आपको बताऊं सर, ये मेरी अपनी समझ है, हिंदू कहलाना और हिंदू बोलना और मैं हिंदू नहीं शूद्र हूं, ये सब आप हिंदू नहीं शूद्र हैं, ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी में व्यापक ढंग से इतनी बड़े पैमाने पर की गई है कि लोग धर्म के प्रति भी एक तरह से जो कॉन्शियस ओबीसीज हैं उनकी इतनी नफरत हो गई है कि जो अपने आप को हिंदू नहीं कहलाना चाहते। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जो अनेक इंटरव्यूज होते हैं कि कौन कांवर लेके जा रहा है, उसमें हम पाते हैं कि 99% या 90% ओबीसीज होते हैं, लेकिन उनको वहां पर जाकर, और आप देखिए किस तरह से व्यापक ढंग से धर्म को भारतीय जनता पार्टी ने अपना फ्लैग बना लिया है। आपको मैं बताऊं, ये राम मंदिर का जो ड्रामा शुरू हुआ 22 जनवरी से लेकर आज तक, बीच में क्या क्या आया है। रामनवमी आने वाला है, इसके पहले महाशिवरात्रि थी, और उसके पहले वो सरस्वती, वो जो वसंत पंचमी का जो पूजा होता है बिहार वगैरह में बड़े पैमाने ढंग पे होता है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फ्री में जो राम मंदिर का झंडा है वो बड़े पैमाने पर बांटा गया, एक शहर नहीं पूरे हिंदुस्तान में। जिस दिन पिछले वर्ष में रामनवमी में पटना लैंड किया था, तो पूरे पटना में जो बड़े बड़े जो वो डीजेज होते हैं वो देकर और गमछी देकर 500 रुपए देकर पूरे के पूरे ओबीसी समाज को सड़कों पे ला दिया गया। और ये मैं उस समय भी टिप्पणी किया था कि ये कोई धार्मिक यात्रा या धार्मिक जुलूस नहीं है, धार्मिक पैमाने पर इसकी कोई उत्सव नहीं मनाया जा रहा है, ये चुनाव की तैयारी की जा रही है। और उसी तैयारी के तहत जब महाशिवरात्रि थी तो देश के तमाम मंदिरों में ये कहा गया कि आप इसको सेलिब्रेट कीजिए। और एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी, और आप देखेंगे सड़कों पर भारतीय जनता पार्टी जो उनके उम्मीदवार भी है वो कौन झंडा लेके चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके नहीं चलते हैं, उनके झंडे में वो राम वाला झंडा है। और उससे क्या होता है कि जो धार्मिक रूप से थोड़े आस्था रखते हैं और जो इतने वर्षों से रखते आए हैं, उनका धर्म और उनकी आस्था को परिवर्तन एक दिन में नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये लोगों के समझ में आने लगी है कि ये जो धार्मिक नंगा नाच जो दिखाया जा रहा है, जो उस समय भी नजर आया था जब अखिलेश जी जैसे नेता जो खुद भी धर्म भीरू दिखाते हैं अपने आप को, जब वो घर छोड़ के निकले थे तो उसको गंगा जल से 7 दिन तक शुद्धि करवाए थे जो बाबा हैं उत्तर प्रदेश वाले। जब बीपी मंडल साहब मुख्यमंत्री बने और रिसाव हो गया और गंगा जी में आग लग गया, तो विधानसभा के पटल पर एक सवर्ण और उच्च जाति के जो क्योंकि ये ब्राह्मण थे वो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा जब शूद्र बनेगा मुख्यमंत्री तो क्या होगा, गंगा में तो आग ही लगेगी। ऐसी परिस्थिति में हम ओबीसी समाज को ये दिखलाना कि क्या स्थिति है। लेकिन मैं लिटमस टेस्ट ये हो सकता है सर कि जो पिछले जो चुनाव थी बिहार में, जिस समय मैं नहीं समझता हूं उतना अधिक चुनावी प्रक्रिया, नेटवर्क बहुत दिक्कत कर रहा है सूरज भाई का। संजीव भाई मैं आपके पास आता हूं, और ये जो संविधान तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो दलित समाज के लिए है, वो वंचित समाज के लिए है, वो पिछड़ों के लिए है, महिलाओं के लिए है। लेकिन बिहार से लेकर के पूरे देश में देख लीजिए कि दलित, आदिवासी समाज, पिछड़े, ये तमाम लोग बीजेपी की पालकी ढो रहे हैं। और केवल आम लोग नहीं, नेता भी वही कर रहे हैं। जो इन समाजों के नेता हैं वो भी सबसे ज्यादा अग्रणी बने हुए हैं, और वो मूक दर्शक अपने आम आदमी के अधिकारों की बात क्या करेंगे। वो अपने अधिकारों की बात भी संसद में या विधानसभा में या और जगहों पे नहीं कर पाते हैं। ये कमजोरी कहां से आ गई, जबकि संख्या में सबसे ज्यादा है। लोकतंत्र में संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए धनंजय जी, इसमें कुछ तो
अफसाना है और कुछ सच है। इसमें दोनों चीजें हैं। सच इतना है, एक बार मैंने जब गडकरी साहब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो उसके पहले वहां जो है शायद बिलास मुत्तेवार या कोई सांसद होते थे लंबे दौर से, वो कोमटी समुदाय से आते थे। अपने यहाँ का बेलदार या कानू जो समुदाय, कानू नहीं बेलदार, तो वो उस समुदाय से थे वो। और वो उसके बाद गडकरी साहब आ गए तो हमने एक लेख लिखा था, आओ ब्राह्मण हम ढोएंगे पालकी, क्योंकि ये दिखने लगा था कि वहां की जो बौद्ध जमात है वो भी उनके साथ जाने वाली है और जो ओबीसी खास करके वहां जो कुंभी समुदाय है वो वहां जाने वाला है। तो ये होता है, कई जगहों का ये वोट पैटर्न है। लेकिन मेरी बात, कई बार हम चूंकि अंग्रेजी के लेखक नहीं हैं, अंग्रेजी में बहुत कम छपते हैं, तो बहुत सारी बातें जो आप कहते हैं वो एक ट्रेंड की तरह सामने नहीं आ पाता। लेकिन मुझे लगता है कि 2010 के बाद मैंने फिर गलती नहीं की है, जो कि बार कहा था आपको मैंने कि मैंने सब लोग में खबर बनाई थी कि त्रिशंकु होगी बिहार विधानसभा, और वो छप के तब आई जब नीतीश जी थंपिंग मेजोरिटी से जीत के आ गए, तो वो मैगजीन हम छिपाते फिरते थे। उसके बाद हमने गलती नहीं की है। मैं शुरू से कहता था कि कन्हैया कुमार को लड़ना चाहिए दिल्ली से, तब जब सारा इंटेलिजेंसिया उसे बेगूसराय से लड़वाने के लिए, और उन्हें जो है सीपीआई ने अपने एकदम सीधे शीर्ष पर बैठा लिया था और बाद में कांग्रेस ने बैठा लिया। आज बड़ी अच्छी बात हुई कि उनको टिकट मिल गया है और वो नॉर्थ ईस्ट से कांग्रेस से लड़ेंगे, कांग्रेस के टिकट पे लड़ेंगे। अन्ना हजारे का, रतन भाई कुछ देर पहले कह रहे थे दोनों मूवमेंट के बारे में, पूरी तरह जेपी का मूवमेंट जो है एंटी पीपल भी था एक नेचर में, इसमें कोई दो मत नहीं। खास करके तब जब उस समय इंदिरा गांधी तमाम प्रो पीपल निर्णय ले रही थी और उनसे जो सुप्रीम कोर्ट जिन मुद्दों पे टकरा रहा था और जिस स्टैंड पर था वो एंटी पीपल स्टैंड था उस दौर में। और बाद में इमरजेंसी आई, नहीं लाना चाहिए था उसको, कायदे से लोकतांत्रिक तरीके से डील करना चाहिए था, लेकिन आती और वो चीजें होती। उसी तरीके से अन्ना आंदोलन को लेकर के तो उस वक्त भी मैं कह रहा था कि एक बड़ा गड़बड़ आंदोलन है, लेकिन इंटेलिजेंसिया उसके पीछे थी। ऐसी और भी चीजें होती रही हैं जो बाद में भी और बात करेंगे। तो कुल मिलाकर मैं अपनी वकालत इसलिए इतना कर रहा हूं कि मैं तब से कह रहा हूं, मैं कभी भी इससे सहमत नहीं हूं कि ये SC ST OBC ही बीजेपी को ला रहा है। उसका आर्गुमेंट बहुत तफसील से मैं दे रहा हूं कि SC ST OBC यदि सबसे बड़ी संख्या है और भारत में लोकतंत्र है तो सारे प्रैक्टिसेज वही होंगे, बाहर क्यों होगा? और उसमें समाजवादी भी होंगे, उसमें वामपंथी भी होंगे, उसमें भाजपाई भी होंगे, उसमें कांग्रेस भी होगा। साम्यवादियों का, कम्युनिस्टों का पतन हो गया चौतरफा, वहां से भी उड़ गया। हालांकि उनकी लीडरशिप तो कभी रही नहीं दलित और ओबीसी की, तो एक वजह भी रही होगी। कांग्रेस कमजोर हुई तो वहां से भी कमजोर होगी। लगातार बीजेपी बढ़ी है तो वहां भी हुई। लेकिन आज भी कोई भी दलित जाति 90% वोट योगी को नहीं करता, लेकिन ब्राह्मण जाति करती है, राजपूत जाति करती है, अपर कास्ट करता है 80 से 90%। कौन दलित जाति ऐसा करती है? कौन ओबीसी करती है? और एक बार और मैंने कहा था कि एक बड़े आइडियोलॉग आरएसएस के कहते थे कि भारत में 2 जातियां हमसे जुड़ जाए तो भारत को हिंदू राष्ट्र हम बना दे। और वो 2 जातियां थी, चमार और यादव। बताइए पैन इंडिया चमार कहाँ है, पैन इंडिया यादव कहाँ है? क्या उसमें पालकी ढोनी शुरू कर दी है? तो ऐसा नहीं है। कमोबेश ये सच है जो मैंने तथ्य बताया वो वहां हुआ है। और लेकिन ये सच है कि यदि ये उसका एक छोटा वर्ग भी वहां जा रहा है तो नेतृत्व का काम है। 50% भी जा रहा है तो खतरे की घंटी है, और नेतृत्व का काम है कि उसको सचेत करे। लेकिन नेतृत्व ही उधर खड़ा दिखाई पड़ रहा है, कम से कम दलितों का तो ऐसा है। तो ये एक खतरनाक संकेत है, क्योंकि आपको यहां सबसे ज्यादा यदि 75 सालों में किसी ने हासिल किया है लोकतंत्र के जरिए, तो वो तो दलितों, वंचितों और महिलाओं ने ही हासिल किया है। और वो जो हासिल किया उसी पर इनकी नजर लगी हुई है। ये तमाम संस्थाओं को खत्म कर रहे हैं, ये उसके आरक्षण को लगातार डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अस्तित्व को ही खत्म कर रहे हैं, अपनी एक जो अस्मिता होती है उसको खत्म कर रहे हैं। आप बताइए ना कि आप जो स्नेही सर कह रहे थे
कि भारत का प्रधानमंत्री वो धारण कर लेता है और वो बैठ जाता है, मुख्य यजमान बन जाता है। तो उसको तो कायदे से उसके पूरे ईगो को ही आप बता रहे हैं कि जो आप जानिए कि जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे क्या डिबेट हुआ था जब सोमनाथ मंदिर में राजेंद्र प्रसाद जी जा रहे थे। तो ये भारत में हो रहा है। भारत, आप देखिए 22 जनवरी को उन्होंने शिला पूजन रखा। क्यों नहीं रखा रामनवमी को? रामनवमी को सूर्य नमस्कार या पता नहीं क्या करवा रहे हैं उधर अयोध्या में। वो इसलिए नहीं रखवाया कि वो 26 जनवरी नहीं रख सकते थे, तो 4 दिन पहले रखा और घर घर में बाजप्ता जो मनाया गया 22 जनवरी को, झंडे बांटे गए, मिठाइयां बांटी गई, यानी 26 जनवरी के इम्पैक्ट फैक्टर को खत्म करने। 26 जनवरी इस बार उदास कर दी गई। तो ये लगातार ये कर रहे हैं और ये कंसर्न उनका ही है, ये हम सबका ही है, अम्बेडकरवादियों का है, दलितों का है, वंचितों का है, गरीबों का है और महिलाओं का है, क्योंकि हासिल उन्हें ही हुआ है 75 सालों में। तो जो चंक वहां जा रहा है उसका, उसके नेतृत्व की सच में एक जिम्मेवारी थी। मुझे बहुत खराब लगता है जब जीतन राम मांझी कुछ दिन पहले तक राम के अस्तित्व को नकार रहे थे और अब भगवा लेकर के, वो खराब लगता है। रिटायरमेंट का टाइम है, उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए था। जब ऐसी स्थिति होती है तो रिटायर हो जाइए, रिटायर होकर के मैदान में आके लड़िए। जरूरत नहीं है कि आप एक सीट पर जाकर के आप बहुत बड़ा उस तरह से कुछ करने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन डैमेज बड़ा कर जाएंगे, क्योंकि यहाँ सांकेतिक संघर्ष में जो चीजें होती हैं। तो ये मुझे लगता है, मैं सहमत हूं इस बात से कि दलित बहुजन थोड़ा अट्रैक्ट हुआ है कई दूसरे कारणों से, जिसमें अपना कई बार चेहरा देखना, गरीबी इतना मार्जिन पर है कि वो जो चावल जाता है 5 किलो का, बहुत मायने रखता है बहुत सारे लोगों के लिए। मुसहर समुदाय जितना मार्जिन पर है, जिस स्थिति में जीता है, जितनी बड़ी गरीबी है वहां, तो वहां 5 किलो चावल के बदले में वोट लिया जा सकता है। वल्नरेबल भी है, यादवों से आप ऐसे वोट नहीं ले सकते, चमारों से आप वैसे वोट नहीं ले सकते। तो जो वल्नरेबल, संजीव भाई ये बात पूरा कर दूं, संजीव भाई आपकी नहीं, एक बात को ऐड कर देता हूं, फिर आप कंप्लीट कर लीजिएगा। आपने जो बात कही कि 5 किलो बहुत मायने रखता है मुसहर के लिए या किसी भी जाति के लिए जो बहुत गरीब है, लेकिन जो उसके नेता हैं, उस जाति के जो वोट लेते हैं या उस समाज के जो वोट लेते हैं, बल्कि 40% ही ले। हालांकि चिराग पासवान तो 80% 90% वो भी वोट ले जाते हैं, मांझी जी भी ले जाएंगे। वो नेता तो मजबूर नहीं है, वो नेता तो कह सकते हैं कि भाई ये गड़बड़ हो रहा है, हम व्यवस्था करते हैं तुम्हारे लिए। वो नेता क्यों नहीं करते? मायावती क्यों नहीं करती है? चिराग पासवान क्यों नहीं करते? अठावले क्यों नहीं करते? मैंने वही बात की कि समाज में जो नेताओं की भूमिका थी, जिसमें मांझी जी का एग्जाम्पल दिया आपने, जिनका नाम लिया चिराग पासवान का, भाजपा कलावा बांध करके आप कभी भी बाबा साहब की तस्वीर पीछे में नहीं देखिएगा, कभी नहीं देखिएगा, कभी महात्मा फुले का उनके मुंह पे नाम नहीं आता है। तो ये है संकट, ये उनपे एक सवाल खड़ा होता है दूसरे सेक्शन से, और हम सब भी सवाल खड़ा कर ही रहे। लेकिन मैं जो बात कह रहा था कि जो वल्नरेबल सेक्शन है, उसके बलूस से आप वोट बरगला ले जाएं। वोट हासिल बाबा साहब को हराया है आपने भाई, समूहों ने हराया, जिन लोगों ने हराया। मैं पार्टी विशेष पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि ब्राह्मणवादियों ने हराया। तो बाबा साहब को जब आप के खिलाफ जब जनता को आप बरगला सकते हैं, तो बरगला तो सकते हैं। तो वो कुछ लोग हैं वहां, लेकिन आज भी दलित, आदिवासी, ओबीसी, जेल में कौन है सर? आदिवासी मुख्यमंत्री है ना, उनकी तो चर्चा भी नहीं होती। लगातार किसके परिवार पे खतरा है? ओबीसी परिवार के ऊपर, लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के ऊपर लगातार आप ईडी सीबीआई कर रहे हैं ना। बदनामियां कौन झेल रहा है? ये लोग जाकर के भी उधर जिन लोगों की चीजें हैं। तो मुझे ये लगता है कि ये तबका अभी लड़ रहा है। इस नैरेटिव को थोड़ा कमजोर करना चाहिए कि एससी एसटी ओबीसी ही बीजेपी को लेकर के आ रही है। कुछ लोग हैं जो वोट कर रहे हैं, लोकतंत्र है, प्रैक्टिस होता है। धनंजय जी। जी छोटा छोटा आप जवाब लेंगे। हमारे कुछ साथी भी बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। एक कुंदन दुसाद कह रहे हैं कि धनंजय जी, अम्बेडकर जी ने कभी कहा था मुझे जिंदा रखना है तो संविधान को बचा कर रखना। कैलाश चांद कह रहे हैं कि संविधान पढ़ना पढ़ाना अनिवार्य हो और नेताओं के लिए एलएलबी योग्यता तय हो। प्रशांत मिश्रा जी कह रहे हैं सन वसुदेव जी, अब जंग का आगाज करेंगे राजपूत वर्सेस भाजपूत। सुमित वाली कह रहे हैं सूरज जी, दलित खुद को हिंदू साबित करने और कर्मकांड में क्यों उलझा रहा है? ये सूरज जी से सवाल है।
और एक साथी लिख रहे हैं मोहम्मद सलीम रामपुरी, प्रोफेसर रतन लाल जी, राष्ट्रपति ब्रैकेट अनुसूचित जाति आदेश 1950 पर भी बोले जिससे अर्जाल मुस्लिम को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाए। ये कई बार सवाल पूछ चुके हैं, एक बार जवाब भी दे चुके हैं। रतन लाल भाई साहब अगर आप दे सकते हैं तो आप भी दीजिए ताकि इनको संतुष्टि मिले। लेकिन एक मेरा सवाल साथ में ये ऐड कर लीजिए कि ये क्या आपको लग रहा है कि ये उम्मीद कहीं बचती है या संविधान को बचाना, चूंकि ये संविधान दिवस मनाने के बजाय ये तो कह रहे हैं कि विश्व भर में जो है रामायण उत्सव मनाएंगे, सेंगोल ले आए, रामायण उत्सव मनाएंगे, हर जगह जाकर के पूजा कर रहे हैं, यजमान बने हुए हैं, धर्मनिरपेक्षता और जो ये सारी चीजें थी सबको खत्म कर देने पे तुले हुए हैं, सारे अधिकार छीन लेने पे तुले हुए हैं। क्या आपको लग रहा है कहीं उम्मीद दिखाई पड़ रही है? मुझे बोलना है? जी हाँ, आपको। उम्मीद तो संविधान में ही है, वी द पीपल ऑफ इंडिया। बाबा साहब ने उस समय ये समझ लिया था कि भारत में तानाशाह आएगा, इसी वोट का इस्तेमाल करके तानाशाह आ सकता है जो संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर देगा, और वो दिख रहा है। तो इसलिए बाबा साहब ने वी द पीपल ऑफ इंडिया लिखा था कि उस समय जो है ना सब लोग इकट्ठा होके जाके एक मुश्त वोट देके इधर उधर वोट बर्बाद नहीं करना है, एक मुश्त वोट देके उसको हरवाना है। संजीव भाई जो बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहता हूँ, और आप जो पहला सवाल से जो ऐड कर दूं ज्यादा बेहतर है। बाबा साहब ने कहा था कि राजनीति बहुत गंभीर विषय है, और उन्होंने रिपब्लिकन कॉलेज भी खोला था कि नेता बनाने के लिए पढ़ाएंगे, सिलेबस भी बनाया था, और इतिहास अर्थशास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको अच्छा ओरेटर होना चाहिए, मुद्दों की समझ होनी चाहिए। जितना नेता का आप नाम लिए हैं, कोई ढंग से एक किताब भी पढ़ा होगा क्या? दलित नेता की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ढंग से किताब नहीं पढ़ा होगा। आज मोदी साहब का घोषणा पत्र है, मोदी की गारंटी 24 उसमें गारंटी है। 24 में से एक जगह भी अब सामाजिक न्याय और आरक्षण शब्द का मुझे जो है आप रेफरेंस हवाला बता दीजिए। इंटेंशन उनका साफ है, और इंटेंशन साफ है कि उस संविधान को मानने वाले हैं नहीं, कहने के लिए वोट लेने के लिए जो कहते रहे। कुछ हमारे दलित भी हनुमान बन के उछलते रहते हैं। वो आरएसएस बीजेपी समझ गया है कि सबको व्यक्तिगत मुक्ति चाहिए, एक टिकट दे दो, एक मंत्री बना दो, एजेंडा से इसको कोई लेना देना नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा है ही नहीं, अपने मंत्री लाल बत्ती में पागल रहता है। तो ये कह रहा हूँ कि मनुस्मृति के हिसाब से अछूतों के पास धन होना अपराध है। ठीक है जी, धन नहीं होना चाहिए, राजा उसको छीन सकता है, उसके टूटे बर्तन होने चाहिए, फटे कपड़े होने चाहिए। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर, राजीव गांधी, तमाम आप उठा लीजिए, पूरा दलित जो मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है इसी पीरियड में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है, उसके बाद हुआ। तो स्नेही साहब बैठे हुए हैं और हम लोग भी बैठे हुए, हम पिताजी और दादाजी सब मजदूरी रहे होंगे, कोई कलेक्टर घर में पैदा नहीं हुए हम लोग। उसी सार्वजनिक संस्थाओं में पढ़ के हम लोग सब बड़े बड़े पद पे पहुंचे हैं, बड़े बड़े अधिकारी हुए, अच्छे कपड़े पहनने, अच्छा खाना खा रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं, और आंख में आंख मिला के आर्गुमेंट भी कर रहे हैं। क्या आरएसएस को और जो मनुस्मृति मानता है उसको ये पसंद आएगा? कभी कभी पसंद नहीं आएगा। पहले एक डंडा में पूरा गांव का गांव हाँक देता था, अब गोली मारना पड़ता है ना, पूरे गोली मार के वीडियो बनाना पड़ता है कि अब मूंछ रखने लगा है। तो ये हम दलित समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए कुछ तो वोट मैनेज हो जाता है, सीधा ले लेता है, जात का एक टिकट दे दो, कुछ वोट उसमें आपको मिल ही जाता है। और जहां पे एक कम्युनिटी विशेष, जहां पे संजीव जी जो बात कह रहे हैं, एक कम्युनिटी विशेष जो सीधा मैनेज नहीं हो रहा, तो मैनेज नहीं हो रहा था, वाया मीडिया मैनेज करो, वोट काट दो। ये भी तो एक तरीका है ना। अगर कहीं 12-15% वोट कट गया तो खेल ही बिगड़ गया ना पूरा। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो दलित का मिडिल क्लास है ना, ये आरएसएस के आंखों में और बीजेपी की आंखों में चुभता है बहुत ज्यादा। अरे ये भी अब सवाल करने लगा, ये भी बोल रहा है, ये भी क्वेश्चन कर रहा है। तो उस मिडिल क्लास को ध्वस्त करना है, खत्म करना है, जात का एक नेता बना के रखेगा। तो ये हुआ है, इसलिए समाज को हम बार बार इस बात का आगाह कर रहे हैं कि एमएलए एमपी तो 5-10 बनेगा, नौकरियां लाखों लाख लोग कर सकते हैं, और यही नौकरी करने वाले लोग वैसे वैसे संगठन को चंदा देते हैं, पार्टी को चंदा देते हैं, जो कि बीजेपी को मजबूत कर रही है, कहीं प्रत्यक्ष रूप से कहीं परोक्ष रूप से। और बीजेपी आपको जो है पूरे हक को खत्म करके उसी तरह से कुल्हाड़ी में लकड़ी लगा हुआ था, जंगल कट रहा था, कह रहा था कि चलो कम से कम लकड़ी तो अपना ही है। तो इसलिए मैं तो क्लैरिटी के साथ कह रहा हूं कि आरएसएस
कभी भारत के संविधान में, इंडियन रिपब्लिक में कभी भरोसा नहीं करती थी। उनको मनुस्मृति का राज चाहिए था, समाज चाहिए था। ईमानदारी से वो अपना काम कर रहे हैं। हम लोग अपना काम ईमानदारी से नहीं, हमारे नेता को तो छोड़ दीजिए, वो तो जो है एक ढंग से एक बाबा साहब का राज्य और अल्पसंख्यक स्टेट एंड माइनॉरिटी भी ढंग से पढ़ लेता, तो बहुत कुछ बात क्लैरिटी हो जाती। जी। जी, एक और सवाल जो कर रहे थे वो भी उसका भी जवाब दीजिए। कह रहे हैं, रामपुरी जी कह रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल जी राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आदेश 1950 पर भी बोले, जिससे अर्जाल मुस्लिम को अनुसूचित जाति का दर्जा मिल जाए। देखिए लंबा डिबेट है, मैंने पढ़ा नहीं है, तो बगैर पढ़े हुए हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जो रिपोर्ट है उस पर हम पढ़े नहीं है, जब मिल जाएगा तो पढ़ के टिप्पणी करेंगे। जी जी, मैं आता हूँ कालीचरण स्नेही साहब आपके पास। 75 साल हो गए संविधान लागू हुए, लेकिन हम अभी भी जो है रामायण को या किसी और धर्म को सबसे पहले लेते हैं, सबसे पहले मानते हैं, और भाग्यवादी हम अभी भी अटूट हैं। हम सब मानते हैं कि सब ऊपर वाला करता है, नीचे वाला कुछ नहीं करता है, जबकि संविधान कहता है कि सब नीचे वाला करता है, सरकार करेगी। आप करोगे, आप सरकार चुनो, और सरकार वो सारी चीजें ला के देगा जो ऊपर वाला नहीं दे रहा है। वो आपको ऊपर वाला जमीन नहीं दे रहा, लेकिन सरकार आपको जमीन देगी। ऊपर वाला सम्मान का जीवन नहीं दे पा रहा, आपको नीचे वाला सम्मान का जीवन दिलाएगा। और जो संविधान ने अधिकार दिए, वो सारे अधिकार संविधान से मिले, ऊपर वाले से वो अधिकार मिले नहीं। फिर भी ये समाज जो है क्यों लटका हुआ है ऊपर वाले के भरोसे? कहाँ दिक्कत हो रही है? सरकार में प्रॉब्लम है, संविधान में प्रॉब्लम है, या संविधान उनकी सोच से एकदम अलग जाके खड़ा है? क्या हो गया है? अनम्यूट कर लीजिए। देखिए 75 साल तक जिन लोगों ने इस देश पर शासन किया है और अभी भी शासन कर रहे हैं, वो सब हैं तो वही, वो ले दे करके सब वहीं से निकले हुए लोग हैं। बाबा साहब आगाह करते थे कि बाल्टियर कोई इनमें पैदा नहीं हो सकता है। तो ये बाल्टियर जो पैदा होना था, जो खड़ा होता, आप देखिए हम देख रहे हैं कांग्रेस के जमाने से ही हम देख रहे हैं कि रामचरितमानस का 7 बजे आता था, रामचरितमानस का पाठ होता था। वो अभी का नहीं है, पहले से ही हो रहा। अब इन्होंने थोड़ा ज्यादा कर दिया है। ये जो हम देख रहे हैं कि रामायण का प्रसारण, महाभारत का प्रसारण, और पाठ्यक्रम में जब हमारे बच्चों को, आखिरकार टीचर भी वही थे, प्रोफेसर भी वही थे, जब उसी पर पीएचडी होगी, वही पढ़ाया जाएगा, वही रात दिन घोटा जाएगा, जब बात ही नहीं की जाएगी तो आखिरकार वही माइंड सेट होगा। हम लोग जब थोड़ा समझदारी में आए तब जाकर के प्रश्न उठे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या ये है कि जो देखिए 75 साल में क्या बजा, सब कुछ हमको मिला लेकिन प्रधानमंत्री तो नहीं मिला। संविधान जिनका, देखिए संविधान को जो बचाना चाहते हैं उनको संविधान के अनुसार बहुत कम मिला। सबसे पावरफुल तो पोस्ट प्रधानमंत्री के हमको नसीब नहीं हो पाई, अभी तक नहीं मिली है। इसके बावजूद भी हम प्राण दे रहे हैं कि संविधान हम बचाएं, क्योंकि हमको मनुष्य के रूप में हम पैदा हुए थे, लेकिन डिग्निटी मनुष्य के रूप में हमारी नहीं। सर आपको राष्ट्रपति पद तो मिला, राष्ट्रपति भी बहुत ताकतवर नहीं। राष्ट्रपति इसीलिए, राष्ट्रपति को देखिए अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं है, ये भारतीय संविधान का राष्ट्रपति है, जो संसदीय प्रणाली के द्वारा जो निर्णय होते हैं उस पर हस्ताक्षर करना होता है। कम वो बोल तो सकते हैं कि ये गलत हो रहा है। हाँ, तो के.आर. नारायण जैसे लोग, देखिए पढ़ लिख करके यदि बाहर से आएंगे बाबा साहब की तरह, तो के.आर. नारायण साहब ने इस चीज को जब वो बने राष्ट्रपति तो सिद्ध किया। उदाहरण लिया आपने। हाँ, तो वो उन्होंने, लेकिन जब नकली दूध पी करके बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा असली, शिक्षा जो है शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। अब यदि शेर के दूध के बहाने, शेरनी के दूध के बहाने भेड़ और बकरी का दूध दिया जाएगा तो क्या क्या दहाड़ेगा, क्या कुछ करेगा? वो तो वही करेगा, कलावा बांधेगा। तो सवाल ये है कि जिस तरह के नागरिक, देखिए हम ये देखते हैं कि सारे के साथ, मतलब ये नहीं कह रहे, माने इन सब चीजों को नेहरू जी ने, यद्यपि ठीक है वो उनका जो चरित्र था वो अलग प्रकार का था, इसके बावजूद भी उनके साथ जो इर्द गिर्द लोग थे, आखिरकार वो तो सब वही लोग थे, राजे महाराजे थे, सारे के सारे लोग वही थे। और गांधी स्कूल के वो महत्वपूर्ण मजबूत व्यक्तित्व थे। तो गांधी जी को मानने का मतलब है, गांधीवाद मानने का मतलब वर्ण व्यवस्था का पोषण। बाबा साहब का जो सबसे बड़ा जो ऐतराज था गांधी पर यही तो था। और गांधी जी के मानस पुत्र नेहरू जी थे। तो नेहरू जी और उनके वारसों ने जिस तरह से इस देश को जहां लाए हैं, उसमें मोदी जैसे लोग ना भी आते, मोदी नहीं होते कोई और होते तो यही होना था। तो ये एक बड़ा सवाल है। देखिए राहुल जी महाकाल में जाकर किस तरह से
जाकर के तो हो जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं, तो किस पर भरोसा करें? आखिरकार सवर्णों से जो लोग हैं वो तो सब वहीं पहुंच रहे हैं। तो ये जो देख रहे हैं हम, तो सबसे बड़ा यह है कि जब तक प्राइम मिनिस्टर का पद किसी अम्बेडकरवादी को, चाहे बोले वो सवर्ण हो, जो बाबा साहब के संविधान में आस्था रखने का मतलब है बाबा साहब में आस्था रखना, और बाबा साहब में आस्था रखने का मतलब है गीता से, रामायण से, रामचरित से, तुलसी से, महाभारत से डिस्कनेक्शन। साफ तौर पर बुद्धा एंड धम्मा की भूमिका में लिखा है बाबा साहब ने कि मुझे मेरे पिताजी ने कहा कि महाभारत का एक पन्ना पढ़ो रोज, एक रामचरितमानस का पन्ना पढ़ो, लेकिन उन्होंने कहा इन दोनों ने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया। तो उन्होंने अपने पिता से कहा कि भाई इनमें जो लिखा गया है वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करते, ना कृष्ण मुझे आकर्षित करते हैं, ना राम मुझे आकर्षित करते हैं, ना भीष्म आकर्षित करते हैं, ना द्रोणाचार्य आकर्षित करते हैं, और यहाँ सब को यही आकर्षित कर रहे हैं। तो जो समाज बनाया है, जो समाज का जो मन बनाया है, वो मनुस्मृति के अनुसार गढ़ा गया है, ब्राह्मणवाद के सांचे में ढाला गया है। तो हमारे लोग भी उसी में दिखाते हैं, लावा बांध करके बड़े पदों पर पहुंचेंगे, संविधान के तहत, बाबा साहब के संविधान के तहत नौकरी पाएंगे, वैष्णो देवी के मंदिर में जाएंगे, महाकाल जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। तो ये सब, इसको बदलने में समय लगेगा, लेकिन ये सही बात है कि सत्ता सबकी चाबी होती है। जिस दिन कोई अम्बेडकरवादी, सच्चा अम्बेडकरवादी, वो राहुल सांकृत्यायन की पीढ़ियों से भी आ सकता है, वो कहीं से भी आ सकता है, इस तरह का व्यक्ति जब बैठ जाएगा तो परिवर्तन होते देर नहीं लगेगी, क्योंकि संविधान उसी तरह का बना हुआ है। जिसके लिए संविधान बना था वो लोगों के हाथों में संविधान नहीं आ पा रहा है। जिस दिन संविधान सच्चे अम्बेडकरवादियों के हाथ में आएगा, तब निश्चय ही हर तरह का परिवर्तन इस देश में दिखाई देगा। हम देखते हैं बहन मायावती जी जब सत्ता में आई थी मान्यवर कांशीराम के मूवमेंट के द्वारा, तो किस तरह से परिवर्तन आया था, कहां दुबक गए थे ये लोग, सारे के सारे यहीं शिफ्ट होने लगे थे, हाथी नहीं गणेश का नारा लगाने लगे थे। तो ये सब वो समाज है। सत्ता यदि मिलती है किसी अच्छे व्यक्तित्व को तो निश्चय ही परिणाम सही आएंगे। गलत परिणाम इसीलिए आ रहे हैं कि गलत लोगों के हाथों में संविधान है। अभी तक पूरी तरह से जो संविधान में पूरी तरह से आस्था रखते हैं उनमें नहीं पहुंचा है ये मामला। जी प्रोफेसर साहब, डॉक्टर सूरज मंडल साहब, जो कालीचरण स्नेही कह रहे हैं कि अम्बेडकराइट जिस दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा उस दिन सब बदल जाएगा, और जिनको संविधान की समझ नहीं है वो अभी तक सत्ता में रहे। बाबा साहब के जाने के बाद नेहरू रहे, नेहरू ने कई सारे अधिकार दिए, मनमोहन सिंह तक कई सारे अधिकार चल करके आए। क्या आपको लगता है कि अंबेडकर को सिर्फ अम्बेडकराइट तक, यानी जो है अम्बेडकराइट जब बात करते हैं तो वो दलित चेहरा दिखाई पड़ने लगता है, वो महिला नहीं दिखाई पड़ती है, वो सवर्ण महिला हो या दलित महिला हो या पिछड़ी महिला हो, वो बहुजन समाज के लोग, वो लोग छूट जाते हैं जैसे लगता है, उनके नेता कोई और हो जाते हैं। क्या इस तरह से खांचे बंदी करके, क्योंकि बहुमत का समय है, बहुमत ही लोकतंत्र में बहुमत इंपॉर्टेंट है, जिसकी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी जब बात होती है, तो क्या आपको लग रहा है कि एक नए तरीके से देखने समझने की जरूरत है, और क्यों ऐसा हो रहा है, कहाँ चूक हो रही है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, अभी जो बातें स्नेही जी ने कही और अभी जो परिस्थिति है इसमें थोड़ा तालमेल में अंतर है। अभी एक भारी संकट है देश के सामने, और वो संकट है संविधान को लेकर, संविधान को बचाने को लेकर। और जो क्वालिफिकेशन स्नेही जी रख दिए वो तो दलित से भी आगे बढ़ के दलितों में भी अम्बेडकर राइट जो है, यानी कि पूरे देश में अगर आप जाइए और धम्म को ही मानने वाले ही प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का कल्याण होगा। उसके विपरीत मेरी सोच है कि आज जो व्यक्ति पूरे देश के को समझ सकता है और अधिकांश और बड़े संख्या में लेकर चल सकता है, वही भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकता है। उसका दो उदाहरण देता हूं। पहले तो मैं एक थोड़ा एग्जाम्पल दे दूं, छोटा सा एग्जाम्पल, कि जब 1977 का दौर था, मोरारजी देसाई की सरकार गिरी और चौधरी चरण सिंह ने अपने प्रधानमंत्री बनने का दावा किया और उनको मौका दिया गया, लेकिन जब हाउस में फ्लोर टेस्टिंग की बात आई तो उनके पास 50-55 से अधिक सांसद नहीं जुटे और बिना संसद को फेस किए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और कांग्रेस पार्टी की उस समय डिमांड थी कि संसद को तत्काल भंग करके नई चुनाव कराया जाए। हालांकि संसद का 2 साल और 7 महीने समय बचे हुए। उस समय
बाबू जगजीवन राम ने दावा किया कि मुझे मौका दिया जाए, मैं अपना मेजॉरिटी शो करूंगा हाउस में, और वो जो पूरा प्रकरण चला जिसमें उनके लिए समर्थन जुटाने की बात आई, जो लोग उस समय जो राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी से मिले और नीलम संजीव रेड्डी ने भरोसा दिया जगजीवन बाबू और उनके साथ जो डेलीगेशन गया कि हम आपको समय देंगे और तभी आपकी जो संसद में परीक्षा हो जाएगी, उसके बाद ही हम कोई फैसला करेंगे। लेकिन और इस मुहिम में मैं बता दूं कि बीपी मंडल साहब बाबू जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का प्रयास किए हुए थे, और जो उनके घर पर और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी से हाल में बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि किस तरह से उनके समक्ष 230 लगभग सांसदों की लिस्ट तैयार थी जिसको वो सौंपने वाले थे, लेकिन रात के 12 बजे संसद को भंग कर दिया गया और पहला दलित प्राइम मिनिस्टर बनने से यह देश महरूम रह गया। और ये बात बाबू जगजीवन राम को अवश्य बुरी लगी, लेकिन उससे भी अधिक तकलीफ, चूंकि मैं उसका गवाह हूं, बीपी मंडल को थी कि उस चीज पहले दलित प्रधानमंत्री बनाए जाने में उनका योगदान नहीं हो पाया। अब प्रश्न आता है कि इस देश में जो चल रही है स्थिति, उस स्थिति का मुकाबला करने के लिए हम क्या करें? क्या आप धार्मिक नैरेटिव एक दिन में बदल सकते हैं? और धर्म क्या है? धर्म वही है क्या जो आरएसएस भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है? धार्मिक रूप से आप जाएंगे सर और गांव में जाएंगे तो एक पूरी पीढ़ी और परंपरा दिखाई पड़ती है। कहीं किसी ढंग का पूजा होता है, कहीं लोकल डेइटी है, और लोकल डेइटी का जो पूजा होता है उसका एक बहुत ही व्यापक पुराना इतिहास रहा है। तो इसको समेट देना कि एक राम मंदिर में बन गया, और जो अगर कोई राम कह रहा है और अगर महात्मा गांधी ने मरते हुए राम कहा तो भी वो अम्बेडकराइट नहीं है, या कोई बिना अम्बेडकराइट बने हुए ही पूरे देश को एक अच्छे ढंग का प्रधानमंत्री मिल सकता है। इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। उदाहरण के तौर पर एक और बहुत ही आवश्यक चीज आपको बता रहा हूं। हाल में हम लोगों की, और हम लोगों का से मतलब है मेरा, सामाजिक न्याय से जुड़े कई लोगों का राहुल गांधी जी से बराबर संपर्क रहा है, खासतौर से उनकी यात्रा के दरमियान। और आप पाएंगे कि जो उनकी यात्रा थी, जो दूसरे चरण की यात्रा थी, उसका उन्होंने नाम दिया न्याय। जो उस यात्रा में न्याय शब्द को जोड़ा। न्याय मीन्स जस्टिस, एंड जस्टिस टू ऑल सेक्शंस, न सिर्फ दलित, न सिर्फ पिछड़े, न सिर्फ आदिवासी, महिलाएं, बल्कि गरीब और युवा और किसान, सभी के बारे में उन्होंने बात की है। और कांग्रेस पार्टी की घोषणा पत्र आप देखेंगे तो वो पूरी की पूरी राहुल गांधी की यात्रा से निकली हुई, और मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनसे बात कर चुका हूं, और उनकी समझ जो सामाजिक न्याय का है वो किसी अम्बेडकराइट से कम नहीं। तो मेरी समझ में आज देश दो मुहाए पे खड़ा है। एक तरफ संविधान को बचाना है और एक तरफ संविधान को मिटते देखना है। और ऐसी परिस्थिति में हम लाइनें और डिमार्केशन खींचेंगे। हमारा तो एक ही मुहिम है और एक ही लोगों से अपील है कि जो जहां भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकता है, उसको हरा सकता है, उसको वही समर्थन। और इसके साथ साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, जो ये पूरे के पूरे ईवीएम का जो साजिश है, आपको मैं बता दूं कि ईवीएम में वीवीपीएटी की पर्ची लोगों के, वोटर्स के हाथ में आए और उस पर्ची को डब्बे में वो डाले और डिजिटल काउंटिंग के साथ साथ पूरी 100% काउंटिंग हो उस पर्ची की। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में जो दायर मुकदमा था उसका एक राउंड सब समाप्त हो चुका है। 20 मार्च को डेट दिया गया था, 20 मार्च को सुनी नहीं गई। 3 अप्रैल को डेट दिया गया, 3 अप्रैल को सुनी नहीं गई। 9 अप्रैल को डेट दिया गया, 9 अप्रैल को आइटम नंबर 52 था जो आना ही नहीं था, क्योंकि वही जज को दूसरे जज के साथ 3 बजे के बाद बैठना था। तो इस तरह के साजिश अगर चलेगी और न्यायपालिका आंख मूंदे हुए रहेगी तो देश में फ्री एंड फेयर चुनाव असंभव है। और ऐसे असंभव परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा एक तरह से उसी साजिश का हिस्सा है जो हम आज अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। तो ये तमाम जो अंबेडकर साहब का बनाया हुआ संविधान है और जो अपने आप को अंबेडकराइट करते हैं, वो इस बात पर ध्यान दे कि देश में लोकतंत्र बचा रहे, देश में वोट का अधिकार, जो आपने सही कहा, आपने जब आपने इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया था कि जब यूरोपियन कंट्रीज में भी कई जगह महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं था, तो
सामान्य रूप से वयस्क मताधिकार भारत में दिया गया हमारे संविधान के अनुरूप, इस तरह से महिलाओं और पुरुषों को और अमीर गरीब को और सभी जाति धर्म वालों को एक वोट का अधिकार दिया गया, और वो अधिकार आज अगर छिन जाएगा, अगर उस साजिशन वो नष्ट हो जाएगी तो 400 पार क्या कहिए, मैंने जो नीतीश कुमार 4000 पार ले जा रहे थे उतना पार चला जाएगा। लेकिन अगर ईवीएम से वोट नहीं होता है, बैलेट से होता है, तो मेरा दावा है कि ये सरकार जो अभी चल रही है और जिस तरह से तमाम देश के अनेक वर्गों के साथ, एक तरह से अग्निवीर में देखिए किस तरह से देश के रक्षा के साथ साथ युवाओं के रोजगार के साथ उन्होंने खेल खेला है, किसानों पर उन्होंने ड्रोन से बम गिराए हैं, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर किस तरह से उन्होंने पूरे के पूरे अनेक, जो लद्दाख में देख लीजिए हसदेव जंगल में क्या हश्र हो रहा है, और मणिपुर में, ऐसी परिस्थिति में उनको वोट देने वाला कोई नहीं है, लेकिन उनको जिताने के लिए गोती मीडिया और तमाम जो सर्वे आ रहे तैयार है। ऐसी परिस्थिति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सही श्रद्धांजलि होगी कि हम भारत के जनतंत्र को कम से कम बचा लें, संविधान को बचा लें। जी सर जी, हम अपने साथी दर्शकों को बता दें कि सूरज मंडल साहब जो है वो बीपी मंडल साहब के परिवार से हैं। उनके साथ पोता है ना? जी जी, जी उनके पोता, जी बिल्कुल। तो संजीव भाई, आखिरी कमेंट के लिए मैं आपके पास आता हूँ। क्या आपको जो एक अलग अलग विचारधारा है, अलग अलग तरीके से सोचते हैं लोग, लेकिन जाते तो जाना वही है, खास करके पब्लिक राइट की बात कर रहे हैं जो संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है, नागरिकों के अधिकार। नागरिकों को अधिकार बचाने के लिए नागरिकों को खुद भी तो जागरूक होना चाहिए। और अगर 75 साल में भी आपके शिक्षा दीक्षा तमाम होने के बाद भी अगर आपके अंदर ये जागरूकता नहीं आई है, और जो कहते थे ज्योतिबा फूले कि शिक्षित होने का अर्थ ये है कि आप सही को सही और गलत को गलत कह सकें। आधी आबादी है महिलाओं की, वो भी जातियों में बढ़ जाती है, जबकि उसके दुख सबके बराबर हैं। किसी जाति के महिला हो, सारी महिलाओं के दुख बराबर है, लेकिन वो महिला भी जातियों में बढ़ जाती है। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं, और इस प्रकरण को ठीक करने के लिए या सुधार की तरफ ले जाने के लिए कौन सा वो तत्व है जिसकी कमी है, किसकी डिफिशियंसी हो जा रही है? देखिए, सारी महिलाओं के दुख तो एक जैसे नहीं है, कुछ महिलाओं के दुख ज्यादा है। हाँ, कुछ लोग इक्वल हैं, कुछ लोग मोर इक्वल हैं। तो ये एक प्रसंग होता है, तो इस पर खैर अभी और ज्यादा बात करने का मसला बनता नहीं है। देखिए, नागरिकों के ऊपर ही जिम्मेवारी शिफ्ट करना, ये जरूर है कि हम लोग कई बार दुखी हैं, आक्रोश में हैं, नाउमीदी में भी हैं, तो लगता है, थोड़ा आक्रोश होता है कि भाई वोट ऐसे जो जा रहा है वो बिना नागरिक चेतना के जा रहा है। लेकिन तमाम जो जिम्मेवारियां हैं वो सिर्फ नागरिकों पर ही डाल देना ये ठीक नहीं है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। शिक्षित हो रहा है नागरिक, लोकतंत्र को बरत रहा है, तभी तो एक चाय वाला आज प्रधानमंत्री है। ये भारत का ही नागरिक है। विचारधारा भी हटा दीजिए, इतना आसान नहीं था, क्योंकि उनके यहाँ से भी राजे राजवाड़े आते। संघ की स्थापना किसी चाय वाले ने नहीं की थी। संघ की स्थापना जो है नागपुर में, और नागपुर के पहले उसकी बैठक जो टाला टूले गांव में हुई, वो ब्राह्मणों ने की थी, और राजा राजवाड़ों का बैकअप था, वही लोग आते। वसुंधरा राजे परिवार और वो जो क्या नाम है उनका जो पूरा परिवार है, उसके जो वो सारा वो सब उसमें शामिल रहा है। तो ये एक लोकतंत्र की ताकत है और जनता इसको, लेकिन ये प्रसंग नेतृत्व का है। नेतृत्व नागरिक चेतना विकसित करता है, और कोई जरूरी नहीं है कि आज जो मोदी जी को हटाने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के समर्थक हैं। जैसे सुबह सुबह आज वो दिखाई नहीं पड़े मेरे यहाँ 9 बजे, एक साथी होते थे, लगातार आते थे, समर्थक थे, लेकिन अति पिछड़ा समुदाय के बुद्धिजीवी से और बात कर रहा था मैं। उन्होंने शुरू में स्पष्ट कर दिया था कि हमारा दुश्मन नंबर 1 जो है बीजेपी है। उसके बाद वो वस्तु स्थिति बता रहे थे कि बिहार में क्या क्या, कौन कौन से अति पिछड़ा समुदाय कैसे बिहेव करेगा, कैसे कर रहा। हो सकता है उनकी अपनी दृष्टि हो, लेकिन बात कर। अब दलाल वलाल बोल दिया मैंने बहुत, तो अब मैं चाहता तो उन्हें छोड़ सकता था, वो रेगुलर के विजिटर थे, इसलिए मैंने एड्रेस किया। और मैंने कहा कि ऐसा नहीं होता है,
आप एक ट्रोल के जवाब में ट्रोल हो जाएं, ये ठीक नहीं। तो ये काम तो शिक्षित करना हमारा और आपका धनंजय जी ना, इसलिए आपने नागरिक चैनल खोला है ना। और यदि आप अपनी भूमिका में नागरिक चैनल के जरिए आप नागरिकों से संवाद बना रहे हैं, नागरिक गढ़ने का काम कर रहे हैं, तो ये काम तो चिराग पासवान का भी है। यही काम रतन लाल कर रहे हैं ना, सूरज मंडल जी भी कर रहे हैं। तो अपनी अपनी भूमिकाओं में जनता कोई ऐसा एब्सोल्यूट दर्शन कोई ये नहीं होता है, बहुत कोई इनोसेंट, बहुत कोई विचार संपन्न यूनिट तो है नहीं। तो मल्टीपल यूनिट भी है। शिक्षा भी की स्थिति भी है कि एक बार हम अक्सर मुसहर समुदाय का जिक्र करते हैं कि वहां महिलाएं अभी भी जो है मुश्किल से 7-8% शिक्षित हैं। शिक्षा ही नहीं पहुंची है। आदिवासियों की बहुत सारी जमातों में शिक्षा नहीं पहुंची है। और वैसे में लोकतंत्र को लूट ले जाना आसान है, जो मोदी जी और लेकिन संजीव भाई, जब शिक्षा और महंगी हो जाएगी, महंगाई और चरम पे पहुंच जाएगी, तब तो और मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी लड़ाई तो लड़नी आपको हमको पड़ेगी ना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हम लोगों को ये उम्मीद करनी पड़ेगी ना कि वो बात करे कि जो है सबकी शिक्षा एक समान होगी, एक सिलेबस होगा, एक स्कूल में राजा रंग चाहे जो भी हो, मैनिफेस्टो में हमें बात करनी पड़ जाएगी। और अस्पतालों की बात करनी पड़ जाएगी। कुछ चीजें हैं, कुछ और चीजों की उम्मीद करनी पड़ जाएगी। कांग्रेस से उम्मीद है तो कांग्रेस की बात कर रहा हूं। तो ये प्रसंग है। कुल मिलाकर के मुझे ये लगता है, हम तो बहुत निराशावादी आदमी नहीं है, बहुत निराश भी नहीं है। हम जानते हैं कि ये 29 में भी आ जाएंगे तब भी हम निराश, लेकिन ये 29 में आए, हाँ नहीं निराश, क्योंकि ये लोकतंत्र है सर। वो तो 49 तक आएंगे तो भी कोई बात नहीं है, फिर भी बदल जाएगी दुनिया। दुनिया उनके रोके रुकती नहीं। नहीं मरेंगे भी ना, अजर अमर होके तो नहीं ना आए हैं। उनके बाद दूसरे आ जाएंगे, पीढ़ियां तो चलती रहती है। अभी तो भाषण दिया इन्होंने, एकदम ना मामा, उन्हें जीवित रहे, 100 साल जिए, 125 साल जिए, 200 साल जिए, ये मैं व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा। मैं जीवन को मृत्यु और जन्म के प्रक्रिया में मैंने कहा, तो लोग जाते हैं, तानाशाह चले जाते हैं सिस्टम में। तो लोकतंत्र देखिए बड़ी मजबूत पिलर है। 75 सालों में हमने बहुत कुछ, आज संविधान दिवस पे बात कर रहे हैं, संविधान अपना बहुत कुछ काम कर रहा है। इनको मुश्किल हो रही है, तभी ये जगह जगह पानी पी पी के, गंगाजल ले ले के बात कर रहे हैं कि भैया हम संविधान नहीं बदलेंगे, लेकिन संविधान बदल देंगे, ऐसा जनता को यकीन है। जनता इनको सिखाएगी, मुझे ऐसा उम्मीद है, ऐसा दिखाई पड़ रहा है। हर बिल की तरह एक बार फिर मैं दोहरा दूं कि 303 से नीचे गिरेंगे, कितना गिरेंगे, बचाएं अपने को। 272 से लुढ़क के कितना नीचे गिर सकते हैं या 272 के ऊपर रखते हैं, उनके लिए ये वो उनकी जिम्मेवारी है। जी जी। हमारे कुछ साथी लिख रहे हैं एक तो सनो वसुदेव जी और मैवरिक बॉय, आप दोनों का आभार आर्थिक सहायता के लिए। मैवरिक बोल रहे हैं, संजीव सर, मुझे जब भी कोई अम्बेडकराइट मिलता है तो पूछता हूँ, बाबा साहेब की 32 डिग्री डिप्लोमा आपकी कितनी? उन्होंने 30,000 किताब पढ़ी, आपने कितनी पढ़ी और लिखी? जाइए पहले शिक्षित होइए। गीता जी कह रही हैं कि धनंजय जी, इनकी आंखें चौंधिया जाती हैं जब ये लोग जंगल, जमीन, खेती, खलिहान छोड़कर शहर में आते हैं, बौरा जाते हैं और बीजेपी की पालकी ढोने लगते हैं। अच्छा, बहुजनों और दलितों के लिए बोल रहे हैं। उसके अलावा सुमित वाली बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं संजीव भाई। धनंजय जी, पंजाब और हरियाणा के किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन के लिए घुसने नहीं दिया गया। ऐसा नहीं है कि ये दलित किसान थे। लोकतंत्र मिटा तो मजबूत जातियां भी अपने अधिकारों के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। सही बात है। सबके घर जो है लाठी चलेगी, सबका सर फूटेगा। लाठी चलेगी तो सबका सर फूटेगा। जैसे बकरा कटेगा तो सब में बटेगा, जो खुला है। जी सर, आप निकल गए थे 8 बजे। अच्छा, आज आप थे नहीं 8 बजे। आप नहीं थे। हमने एक बात कही, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं ये 11:30 बजे वाले में, तो अलग अलग जातियों पे जो कर रहे हैं, उसमें जब भूमिहारों पे बात की और ब्राह्मणों पे बात की तो उनकी गरीबी की बात की, और जब पासवानों पे बात की तो हमने उनके ताकत की बात की, उनके वाइस चांसलर होने की बात की, उनके प्रोफेसर होने की बात की, उनके IPS होने की। यही बात हमने बुद्धिस्टों, जो महाराष्ट्र में बुद्धिस्ट हैं, उनकी बात की। तो वही बात की, 75 साल में उन्हें वो हासिल हुआ है। और ये जो पालकी ढो रहे हैं ना, जो मतलब 90% वोट जो दे रहे हैं ना,
उनके यहाँ गरीबी मैं इसीलिए चिन्हित कराता हूँ। बदहाली जो है, क्योंकि आपको लोकतंत्र में यकीन नहीं है, आपको दूसरों की खुशहाली में भी यकीन नहीं है, हायरार्की में अपने ऊपर रखना और मंदिरों की घंटियां बजाते रह जाइएगा यदि लोकतंत्र में यकीन नहीं करिएगा। रस्सी जल गई आपका जो था ना, रस्सी जल गई, रस्सी जल गई, हाँ बिल्कुल जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूरज मंडल भाई और संजीव भाई, हमारे साथ स्नेही जी थे और हमारे साथ रतन लाल जी थे। आप सब लोगों का भी बहुत बहुत आभार, शुभ रात्रि। और हमारे साथ जो ढेर सारे साथी हैं दर्शक दीर्घा में, उन सबका भी बहुत बहुत आभार।